वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक नाउ में। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम पढ़ने वाले हैं भैया बिहार करंट अफेयर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूरा वीडियो, अंत तक जरूर देखिएगा। मज़ेदार एकदम करंट और जो है एकदम इम्पोर्टेंट। तो इससे पहले मैं योजनाओं पे बना चुका हूँ वीडियो, और ये है बिहार करंट अफेयर, बिल्कुल योजनाओं से अलग, नया ताज़ा। वीडियो के अंत तक देखिएगा और मज़ा ना आए तो कहिएगा भैया। तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले बिहार के 8 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। ये है पहला करंट की न्यूज। इसमें आप जान लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, इनको राजनीति में पद्म विभूषण मिला मरणोपरांत। बाकी सबको इनको पद्म श्री मिला है। क्या मिला है? पद्म श्री मिला है इन सभी को। पद्म विभूषण मिला जॉर्ज फर्नांडिस को, राजनीति के क्षेत्र में पद्म विभूषण, ठीक है। बाकी सबको पद्म श्री मिला है। तो देख लेते हैं जल्दी से किस किस को मिला है। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, ये गणितज्ञ हैं, गणित के क्षेत्र में इनको पद्म श्री मिला। प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा कला के क्षेत्र में। डॉक्टर शांति जैन, इनको कला के क्षेत्र में। डॉक्टर शांति रॉय चिकित्सा क्षेत्र में। प्रोफेसर सुजॉय के गुहा, इनको विज्ञान के क्षेत्र में। विमल जैन समाज सेवा। प्रोफेसर रामजी सिंह समाज सेवा। ठीक है, तो इनको अलग अलग आप कर लीजिए और बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस हैं, ये राजनीति, पद्म विभूषण इनको मिला मरणोपरांत। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह गणितज्ञ। प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा और डॉक्टर शांति जैन, इनको कला के क्षेत्र में दोनों को मिला है। तो इस तरह आप इनको याद करिए, मैंने लिखा भी इसी तरह है। विमल जैन और प्रोफेसर रामजी सिंह समाज सेवा में इन दोनों को मिला है। डॉक्टर शांति रॉय और प्रोफेसर सुजॉय के गुहा, इनको डॉक्टर शांति रॉय को चिकित्सा क्षेत्र में, प्रोफेसर सुजॉय के गुहा को विज्ञान के क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ डॉक्टर देख के कंफ्यूज मत होइएगा, कई जो लोग पीएचडी कर लेते हैं उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाता है। तो इसी तरह डॉक्टर शांति जैन कला के क्षेत्र में है, ये ध्यान रखिएगा। और जो डॉक्टर शांति रॉय हैं, ये चिकित्सा के क्षेत्र में। इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इन पे आप ये समझ लीजिए, जो शांति जी हैं, ठीक है, जैन, ये डॉक्टर हैं कला के क्षेत्र में, और जो रॉय हैं ये हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। राय कौन देता है? चिकित्सा के क्षेत्र में जो डॉक्टर होता है वो राय देता है, सलाह देता है कि आप ये करिए वो मत करिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। और जैन कला के क्षेत्र में। तो इसको याद रखिएगा। ये थी पहली करंट अफेयर। अगला न्यूज़ देखते हैं। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के पहले हर गांव से प्रवासी, ये पहले हर गांव है, ये अलग हो गया है, गांव से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। तो आपको यहाँ पे याद रखने योग्य पॉइंट क्या है? बिहार के खगड़िया जिले से, कहाँ से? खगड़िया जिले से 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। ये आपको याद रखना, ये बड़े काम की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। मैं सारे जो भी करंट बनाता हूँ या सारे कोई भी वीडियो बनाता हूँ वो वही बनाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मेरा एम रहता है कि कम पढ़ें, सुंदर पढ़ें, अच्छा पढ़ें, इंपॉर्टेंट पढ़ें। तो आपको क्या करना है? देखो, मुझे आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। मैं आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल फ्री, आपके लिए कंटेंट लाता हूँ जो आप कहते हो। आपको मेरा सहयोग करना है। आपको हर एक बंदे को 4 से 5 सब्सक्राइबर मुझे दिलवाने हैं। सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपने संबंधियों को, निकट दोस्तों को 4 से 5, आप सिर्फ हर लोग अगर मुझे आप सब्सक्राइबर दिलवाएंगे, 200 300 से 400 लोग देखते हैं तो भी काफ़ी काम हो जाएगा, ठीक है। 1500 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे मुझे, इतना आप हेल्प कर दीजिए। बाकी फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती जाएंगी। अभी मेरी शुरुआत है, इसलिए मुझे आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। तो प्लीज़ मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मुझे सहयोग करिए, थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट की आपकी बहुत आवश्यकता है मुझे। अपने दोस्तों से, घर वालों से, जिनसे भी आपको मौका लगे, आप सब्सक्राइबर बढ़वाइए प्लीज़। तो चलिए, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के पहले हर गांव से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद क्या है? गांव वापस आए श्रमिकों
और लोगों को सशक्त बनाना है। जो कोरोना के समय में वापस चले गए हैं श्रमिक, उनको सशक्त करना है। स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना और आवेश जीविका, जो उनकी जीविका के अवसर प्रदान करना है, ये इसका मकसद है या इसका उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को आप याद कर लीजिए। वैसे आप जानते हैं इतना हर एक का वही होता है कि जीविका के अवसर प्रदान करना, सशक्त बनाना, समावेशी विकास करना। तो ये आप इसको आप छोड़ भी दें, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन ये याद रखना है 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के प्रेहर गांव से 50,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। इस अमाउंट को आपको याद रखना है। अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को 125 दिन काम दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 125 दिन काम देने की बात है। मनरेगा में क्या है, 100 दिन काम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 125 दिन काम दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है। जो चीज़ें मुझे लगती हैं, जो फैक्ट मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो अगर आप बाद में इसको पढ़ें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को कितना 125 दिन का काम दिया जाएगा। 30 जून 2020 को इसकी समय सीमा बढ़ाकर नवंबर 2020 तक कर दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इनमें बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, उड़ीसा के 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। हमने क्या बोला था, 6 राज्यों के, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। तो ये 6 जिले हो गए। और इनके जिले टोटल के 6 राज्यों के जिले कितने हो गए, 116 जिले हैं। बिहार के 32 हैं, उत्तर प्रदेश के 31 हैं, मध्य प्रदेश के 24 हैं, राजस्थान के 22 हैं, उड़ीसा के 4 हैं और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, योजना को, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इस अभियान में 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। इसमें गरीबों के लिए आवास का निर्माण, वृक्षारोपण, जल जीवन मिशन, पंचायत भवनों, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडियों, ग्रामीण सड़कों, गौशाला और आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण इसमें शामिल है। तो ये 25 तरह के इसमें कार्य हैं। उन कार्यों में से जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, PDF को एक बार, आपका काम हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की प्रथम संसद में बक्सर का प्रतिनिधित्व करने वाले डुमरांव राज्य के अंतिम राजा महाराजा कमल बहादुर सिंह थे। ये इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई। तो इस पे न्यूज़ बन सकती है, इसलिए इसको मैंने रख लिया था। इस पे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ ले कि महाराजा कमल बहादुर सिंह ने भारतीय लोकतंत्र की प्रथम संसद में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था, तो बक्सर का किया था। या फिर ऐसे आ सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रथम संसद में बक्सर का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये डुमरांव के अंतिम राजा थे कमल बहादुर सिंह, इन्होंने किया था। इनका निधन हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये करंट की न्यूज़ हो गई थी। तो मुझे लगा कि चलते चलते आपको एक बार डिस्कस कर देनी चाहिए। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि कोई चीज़ आपकी छूटे ना, जो मुझे लगे इम्पोर्टेंट है मैं उसको डिस्कस कर दूं। मैं करंट की एक और वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर लगता है कि कोई करंट का टॉपिक ऐसा है जो छूट रहा है या इम्पोर्टेंट है, तो मुझे आप बता दीजिएगा। आशीष श्रीवास्तव मुझे बताते हैं, अक्सर वो टच में रहते हैं। तो ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। लखीसराय के लाल पहाड़ी में भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले लकड़ी के 10 वोटिव टैबलेट। तो ये लखीसराय की लाल पहाड़ी बड़ी चर्चा का विषय रही पिछले करंट की न्यूज़ में। अगर आपने देखा हो तो ये लाल पहाड़ी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही, करंट की न्यूज़ रही। इसमें भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले लकड़ी के 10 वोटिव टैबलेट। वोटिव टैबलेट क्या होते हैं दोस्तों, दान के रूप में दिए जाते थे, सिक्के की तरह बने होते थे, लकड़ी के होते थे। तो इनको वोटिव टैबलेट बोला गया है। ये दान के रूप में दिए जाते थे, ध्यान रखना, जिनकी आकृति सिक्के की तरह होती थी। तो ये लखीसराय की लाल पहाड़ी से मिले हैं, 10 मिले हैं, ठीक है। कितने मिले हैं, 10 मिले हैं। इतिहासकारों का क्या कहना है कि ये देश का पहला स्थान है जो इस तरह के लकड़ी के वोटिव टैबलेट मिल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, क्योंकि देश का पहला स्थान है जहाँ से ये लकड़ी के ऐसे वोटिव टैबलेट मिले हैं। इनको जो बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणी होते थे, इन वोटिव टैबलेट को क्या करते थे, वो दान के रूप में देते थे, ठीक है। किसके रूप में देते थे, दान के रूप में देते थे। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चूंकि ये यहाँ पे मिले हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ एक बौद्ध विहार था जो अन्य बौद्ध विहारों से बिल्कुल अलग था,
और इस बौद्ध विहार में बड़ी संख्या में बौद्धिक चूड़ियों के माफ कीजिएगा, बौद्धिक भिक्षुणियों के रहने के संकेत भी मिले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें महिलाओं से संबंधित मिली हैं, जिसमें चूड़ियाँ हैं, कान की बाली हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे भिक्षुणियाँ रहती थी। और ये जो लखीसराय की लाल पहाड़ी में जो ये बौद्ध विहार था, ये और बौद्ध विहारों से बिल्कुल अलग था। ठीक है, लाल पहाड़ी पर 25 नवंबर 2017 से ही खुदाई जारी है और ये समुद्र तल से करीब 81 मीटर की ऊंचाई पे है। तो ये पहला ऐसा एक पुरातात्विक स्थल है जो ऊंचाई पर अवस्थित है, समुद्र से 81 मीटर की ऊंचाई पे है। बिहार की लाल पहाड़ी इकलौता ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो पहाड़ी पे, ये बात मैंने आपको बता दी पहले। यहाँ बौद्ध और पाल कालीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि समय पूछ लेता है, तिथि क्रम पूछ लेता है, काल क्रम पूछ लेता है कि किस समय के ये अवशेष हैं। तो याद रखिएगा बौद्ध और पाल कालीन अवशेष मिल रहे हैं खुदाई से। और एक बात ये भी पता चले कि यहाँ बौद्ध विहार था और बौद्ध भिक्षुणियों की चूड़ियाँ, बाली, जो कान की बाली होती हैं वो, और अंगूठी आदि मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुणियाँ भी रहती थीं। ये पहला बुद्ध विहार है जहाँ 12 सुरक्षा स्तंभ भी मिले हैं। इससे पहले एक सुरक्षा स्तंभ जो मिला था वो विक्रमशिला में मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, बहुत करंट का बहुत अच्छा टॉपिक है। लखीसराय के लाल पहाड़ी और 10 वोटिव टैबलेट मिले, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अगली न्यूज देखते हैं। वायु प्रदूषण के मामले में पटना देश का नंबर 1 प्रदूषित शहर बना हुआ है। लगातार अपनी जो स्थिति है इसको इसने नहीं छोड़ा है, अपनी पोजीशन बनाए हुए है, बरकरार है। पटना देश का नंबर 1 प्रदूषित शहर बने हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद यानी एनसी जो बीसी होती है की ओर से जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, पटना का सबसे अधिक है। तो जो ये जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो होती है, इसकी ओर से जारी जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो है ये पटना का सबसे अधिक है और मुजफ्फरपुर देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो दो लगातार बिहार के जिले जो अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, पहली और दूसरी, इसलिए ये करंट का विषय हो जाता है क्योंकि बड़ी दयनीय स्थिति है बिहार की इसके पॉल्यूशन के मामले में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। पटना पहले पे, मुजफ्फरपुर दूसरे पे, याद रखिएगा ये, ठीक है। और ये 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, माफ कीजिएगा 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही है। अगला है बिहार संज्ञेय अपराध के मामले में देश में 23वें स्थान पर है। तो ये आपका एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, उसकी रिपोर्ट है कि बिहार जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसके मामले में देश में 23वें स्थान पर है। कौन से पे? 23वें स्थान पर। जबकि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक संज्ञेय हत्या के मामले में बिहार 11वीं स्थिति है बिहार की, और लूट के में 16वें स्थान पर है। तो ये जो संज्ञेय अपराध के मामले में ओवरऑल 23 के पे है, जिसमें हत्या के मामले में 11वें पे है और लूट के मामले में 16वें स्थान पर है। तो ये बिहार की स्थिति यहाँ भी बड़ी खराब है। संज्ञेय अपराध के मामले में बिहार की टोटल ओवरऑल स्थिति 23वें स्थान पर है। ये एनसीआरबी द्वारा हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वर्ष 2018 के अपराध के आंकड़े जारी किए गए। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2018 के आंकड़ों के बेसिस पे है, क्योंकि ये पुराने डेटा रिलीज करती है और उसके बेसिस पे बताया जाता है कि किस राज्य की क्या स्थिति है। तो बिहार का जो स्थिति है 2018 के आंकड़े अभी जारी किए गए, उसके वजह से 23वां स्थान बिहार को मिला है इस क्राइम रिकॉर्ड में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव में बिहार को 3 पुरस्कार मिले। ये याद रखना है, राष्ट्रीय युवा उत्सव जो यूपी में लखनऊ में हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें बिहार को 3 पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर केंद्र सरकार के युवा एवं खेल विभाग तथा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा आयोजित 23वें ये राष्ट्रीय युवा उत्सव था। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में बिहार के नौजवानों ने 3 पदक जीते हैं, ठीक है। और ये तीनों पदक 3 अलग अलग विधाओं में थे। विधाएं ये क्या बिहार की कौन कौन सी विधाएं हैं? तबला वादन, बांसुरी वादन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन कला। तो ये 3 अलग अलग विधाएं थी, इनमें 3 पुरस्कार प्राप्त हुए।
इन तीनों ही विधाओं में जो कलाकारों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, यानी 3 पुरस्कार, तीनों में 3 पुरस्कार और 3 ही विधाओं के लिए। तो 3-3-3 का आंकड़ा आप याद रखिए ताकि ये आपको कभी भूले ना। अब बात कर लेते हैं कि किस किस को क्या क्या मिला। तो पटना के तालंजय ठाकुर हैं, इनको तबला वादन में मिला। तो तय से तबला और तय से तालंजय, तो तय तबला, तालंजय ठाकुर को तबला वादन में मिला है। अगर आपको मिलान करने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा, तालंजय ठाकुर को तबला वादन, सचिन मौर्य को बांसुरी वादन, तो से बांसुरी, सचिन मौर्य को बांसुरी वादन, और पूर्वी चंपारण के जो हैं विवेक कुमार शिरोमणि, इनको हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में ये पुरस्कार मिला है। इनको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, तय से तबला, तय से तालंज। सचिन में से कौन सा आता है? बांसुरी वाला से आता है, तो सचिन बांसुरी, और शिरोमणि में कौन सा से आता है? शास्त्रीय वाला से आता है। तो विवेक कुमार शिरोमणि, इनको हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में ये पुरस्कार मिला है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये ध्यान रख लीजिए, पटना जो तालंजय ठाकुर हैं पटना के हैं, सचिन मौर्य रोहतास के हैं, और बांसुरी वादक जो है माफ़ कीजिएगा, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन विवेक कुमार शिरोमणि जी हैं, ये कहाँ के? पूर्वी चंपारण के हैं। तो इस तरह आप इनको याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। मैंने वही डिस्कस करता हूँ जो इंपॉर्टेंट करंट होता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ आ जाएगा। मॉक आप लगा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। मॉक मैंने बनाए हैं और भी बनाऊंगा, आप बस मुझे सहयोग करिए। मुझे 4 से 5 सब्सक्राइबर आप आज दिलाई दीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। आप वीडियो देखिए पूरा और मुझे सब्सक्राइबर दिलाइए, सहयोग करिए। बाकी मैं आपका सहयोग पूरा करूँगा, अंतिम समय तक करूँगा, ठीक है? तो आप भी मेरे साथ बस बने रहिए, सहयोग करते रहिए और पढ़ते रहिए। अग्रणी ग्लोबल कृषि पत्रिका एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप में इंडियन डेयरी अवार्ड 2020 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो याद रखना है, अग्रणी ग्लोबल कृषि पत्रिका एग्रीकल्चर टुडे, किसने? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने इंडियन डेयरी अवार्ड दिए 2020 में, और इसमें बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, इनको प्रदान किया गया, और उन्हें ये पुरस्कार विगत 3 दशकों से डेयरी के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए दिया गया है। तो पिछले 3 दशक से ये योगदान अपना प्रदान कर रहे थे डेयरी के क्षेत्र में डॉक्टर रामेश्वर सिंह, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला है, आगामी 1 जून से देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड एक तरह का ही होगा, जिसको वन नेशन वन कार्ड योजना भी बोला जा रहा है। तो वन नेशन वन कार्ड योजना 1 जून से देश भर में लागू हो जाएगी, अगर आपको से पूछे तो। और आपको बता दें कि बिहार में 44,000 से अधिक कार्ड रद्द किए गए थे, इनको फिर से बनाया जा रहा है, और वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत ये बनेंगे। पटना में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान जी ने इसकी घोषणा की कि 1 जून से ऐसा हो जाएगा। और वन नेशन वन कार्ड योजना के पीछे का उद्देश्य क्या है कि अगर कोई प्रवासी, बिहार का निवासी अगर दिल्ली में भी रह रहा है तो वो उस राशन कार्ड को दिखाकर वहाँ पे भी राशन प्राप्त कर सके और सुविधाएं ले सके। या कोई यूपी में रहता है, या कोई यूपी का निवासी दिल्ली में रहता है, या यूपी बिहार के निवासी मुंबई में रहते हैं, तो उनको वो एक ही राशन कार्ड दिखा के उनको वो लाभ प्राप्त हो सके, वो सुविधाएं ले सकें। अब तक ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि अलग राज्य का अलग राशन कार्ड होता था। तो इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जारी की जा रही है, ठीक है? चलिए, अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पटना में गांधी सेतु के समीप 25,000 की क्षमता का एक परीक्षा भवन बनेगा। इसका ये पास हो गया है बिल, और इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो इस भवन के 44 हॉल में 20,680 परीक्षार्थी ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे, जबकि 20 हॉल में 4400 ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। तो ये पटना में बन रहा है, गांधी सेतु के समीप बन रहा है, 25,000 की क्षमता का परीक्षा भवन है, और इसमें 44 हॉल जो होंगे वो होंगे 20,680 परीक्षार्थी ऑफलाइन परीक्षा दे सकें, और 20 हॉल होंगे कि 4400 परीक्षार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे सकें। परीक्षा भवन पूरी तरह CCD कैबिनों से लैस होगा।
तो सीसीटीवी कैमरे इसमें होंगे। और इसके अलग और भी सुविधाएं इसमें क्या क्या होंगी कि प्रत्येक भवन के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाएगा, सौर सेल पैनल। और एस्केलेटर यानी स्वचालित सीढ़ी जो होंगी उनकी व्यवस्था होगी। एस्केलेटर उनको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में स्वचालित सीढ़ी की व्यवस्था इसमें होगी। 52 सिपाहियों को रहने के लिए एक बैरक भी इसमें बनाई जाएगी। तो ये इसके बारे में है। किसके? 25,000 की क्षमता का परीक्षा भवन बनेगा पटना के गांधी सेतु मैदान में, गांधी सेतु के नज़दीक। अगली न्यूज है, बिहार की बेटी मिताली प्रसाद ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोकागुआ जो 6,962 मीटर ऊंची है पर पहुंचकर शानदार सफलता अर्जित की। तो आपको पता है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अकोकागुआ। उस पे इन्होंने अपना तिरंगा लहराया और शानदार सफलता अर्जित की मिताली प्रसाद। और मिताली प्रसाद के बारे में बता दूं, ये नालंदा जिले की रहने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने 2019 में दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया था। तो किलिमंजारो पे ये पहले फहरा चुकी हैं, अकोकागुआ पे अब इन्होंने फहराया है और इन्होंने बिहार के नालंदा जिले का नाम बहुत रोशन किया है। मिताली प्रसाद, नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। 13 जनवरी 2020 को मिताली ने अकोकागुआ पर फतेह हासिल की। ऐसी कामयाबी हासिल करने वाली भारत की पहली महिला का गौरव भी उन्होंने प्राप्त किया है। तो मिताली प्रसाद, आप इनका नाम याद रखिएगा, नालंदा जिले की रहने वाली हैं ये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इसलिए डिस्कस किया गया। अगली न्यूज़ है, भागलपुर की मंजूषा कला को जल्दी जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने वाला है। तो याद रखिएगा, भागलपुर की मंजूषा कला को मिलने वाला है ये जीआई टैग। और आप याद रखिएगा कि किस किस को अब तक मिल चुका है। तो मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है, भागलपुरी सिल्क को भी मिल चुका है, सुजनी खतवा जो कला होती है इसको भी अब तक जीआई टैग मिल चुका है। इसके अतिरिक्त कासीदाकारी, जो कासीदाकारी होती है इसको, सिक्की, इन सबको जीआई टैग युक्त आर्ट हैं ये जो कला के क्षेत्र में इनको मिल चुका है अब तक। मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, सुजनी खतवा कला, कासीदकारी और सिक्की, ठीक है, इनको मिल चुका है। जबकि इसके अलावा सिलाव का खाजा, शाही लीची, कतरनी धान, जर्दालू आम और मगही पान ऐसे खाद्य उत्पाद हैं जिन्हें पिछले साल जीआई टैग मिला था। तो इनको पिछले साल मिल चुका था और मंजूषा कला को इस बार मिल रहा है कला के क्षेत्र में। जबकि कला के क्षेत्र में इनको जिनको मिला है ये मैंने बताया है, आपको ये दोबारा एक बार पढ़ना पड़ेगा। आप वीडियो देखने के बाद जब आपका मन करे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल मुफ्त, आप वहाँ से इसको पढ़िए। मैं पढ़ाने का कोई पैसा आपसे लेता नहीं हूँ, निःशुल्क मैं पढ़ाता हूँ। सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। मॉक के पीडीएफ भी पढ़े हैं। बस आप मेरा सहयोग करते रहिए, आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको पढ़ाने का कोई पैसा आपसे कभी चार्ज नहीं करूँगा, मॉक टेस्ट के पैसे भी आपसे कभी नहीं लूँगा। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार और कई तरह की योजनाएं लागू करने वाले बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण न्यूज़ और बड़ी खुशखबरी की बात कि कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं राज्य ने पिछले वर्षों में, और इसी के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली में होटल ताज पैलेस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये पुरस्कार बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को दिया। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया? ओम बिरला जी के द्वारा, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। इन्होंने पुरस्कार प्रदान किया बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी को कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार और कई तरह की योजनाएं चलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार बिहार को दिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन बन जाए। तो इसीलिए मैं सिर्फ वही न्यूज़ डिस्कस करता हूँ जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। 7 अगस्त 2020 को खेतों, बाजार और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा महाराष्ट्र के नासिक स्थित देवलाली, तो याद रखिएगा नासिक स्थित देवलाली से किया गया, जो कि महाराष्ट्र का जिला है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये किया गया था देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच। तो नासिक के देवलाली यानी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच ये चलने वाली किसान रेल 1519 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। कितने? 1519 किलोमीटर का सफ़र तय करके किसानों की फसल, मीट, फल, सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये सेवा शुरुआत से सप्ताह में एक बार होगी
और फिर उपभोगकर्ताओं के बेसिस पे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी जो ये पास हुआ है ये सप्ताह में एक बार होगी, और ये चीज़ याद रखनी होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार जटिल करने के लिए प्रश्न को ऐसी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, तो सप्ताह में एक बार होगी ये ध्यान रखिएगा। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी देख लीजिए। नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भूसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकापुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर पर भी ये रुकती हुई फिर यहाँ से ये पहुँचेगी दानापुर। तो इस तरह ये ज्ञात आपको मालूम ही होगा कि वित्त मंत्री ने 2020 के में जो बजट था उसमें किसानों के लिए किसान रेल चलाने की जो घोषणा की थी, उसी से ये देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच ये चलेगी। ये किसान रेल 1519 किलोमीटर का ये सफ़र तय करेगी, सप्ताह में एक बार चलेगी। इसका ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर राज्य में देश रत्न मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। किसकी? देश रत्न मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत मैट्रिक या इंटर की परीक्षा के टॉपर छात्रों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जो मैट्रिक के और इंटर की परीक्षा के टॉपर छात्र होंगे उनको प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा इस देश रत्न मेधा छात्रवृत्ति योजना के उस उपलक्ष्य में। और ये किसके लिए शुरू की गई है? नीतीश कुमार द्वारा राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर। तो ये योजना याद रखिएगा आप, देश रत्न मेधा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की मंजूरी। 13 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य के दरभंगा में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को मंजूरी प्रदान कर दी। तो ये दरभंगा में बनेगा अगला एम्स, ये याद रखिएगा। ऐसी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दरभंगा एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। और 750 बिस्तरों का ये एम्स होगा, जिसमें 100 स्नातक और 60 बीएससी नर्सिंग की सीटें जोड़ी जाएंगी। और ये बिहार में बनने वाला दूसरा एम्स है, जो पटना एम्स के बाद होगा। तो आपको पता है, पहला पटना में एम्स है और दूसरा ये दरभंगा में बनने वाला है, जो इसके लिए ये मंजूरी मिल गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। 1264 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। 750 बिस्तर का ये एम्स होगा, 100 एमबीबीएस की सीटें और 60 बीएससी नर्सिंग की सीटें इसमें होंगी। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बिहार का दूसरा एम्स है ये पटना के बाद। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और बताइए कि कैसा लगा करंट। अगली वीडियो भी मैं करंट पे ही बनाने वाला हूं। और मैं एक और जो योजना बताना भूल गया था, निश्चय योजना, उसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तब तक आप मुझे अपना प्यार दीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।